नमस्कार। आइए दोस्तों सुनते हैं साहित्यकार, मोटिवेशनल स्पीकर, एंकर और समाज सेविका वंदना यादव जी की लिखी कहानी कर्फ्यू। लड़कियां रूह के फौहे सी नाजुक होती हैं। उन्हें घर के कामकाज सिखाए जाते हैं जिससे वे घरों में रहें, और जिस तरह खुद को सजाती हैं वैसे ही घर परिवार को सजाया करें। यूं बेवजह उछलना ठीक नहीं। चलो घर के अंदर। उसे याद आता है कि बचपन में दौड़ भाग मचाते बच्चों की टोली के बीच से हाथ पकड़कर घर की ओर खींचकर ले जाती हुई दादी हर बार घुमा फिराकर ऐसा ही कहा करती थी, मुझे भी भाईजान के साथ खेलना है। जब जब उसने मचलकर कहा, घर की औरतों से उसे झिड़कियां ही मिली। घर की औरतें, हाँ, संयुक्त परिवार में सदस्यों की गिनती इसी तरह होती है। उसके घर में अम्मी की उम्र के आसपास की 4 औरतें थीं। उस उम्र से ऊपर नीचे भी बहुत सारी महिलाएं थीं। ऐसे ही बाकी रिश्ते भी थे। वो मर्द है, बाहर की दुनिया में घूमना, अपनी पहचान बनाना, नाम, पैसा और शोहरत कमाना ही काम है उसका। वो दुनिया तुम्हारे लिए नहीं है मेरी बच्ची। तुम घर संभालना सीखो, खाना बनाना और रिश्तों को निभाना सीखो। यही सब सीखा हुआ आगे काम आएगा तुम्हारे। वह मन महसूस कर रह जाती। बाहर खेलने का मन होता, पर खिड़की में बैठकर सबको खेलते देखने के सिवाय कुछ कर न पाती। नाजुक उम्र से यही बातें मेरे दिमाग में भरी जा रही थी। घर की हर औरत अपनी अपनी तरह से सलीकेदार बनाने की ट्रेनिंग देने में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती थी। उन्हें भी उनके बचपन में कढ़ाई कड़छे पकड़ा दिए गए होंगे। तिल्लेदार कढ़ाई और पश्मीने की कारीगरी सीखने में लगा दिया गया होगा। वह अकेली बैठी बैठी बड़बड़ा रही थी, स्कूल जाया करो, खूब मन लगाकर पढ़ाई करना। ये हमारे ज़माने की बात नहीं है कि बस घर सजाकर बन सवर कर शौहर को रिझाने से काम चला लोगी। ज़माना बदल रहा है। सिर्फ बीवी बनकर घरों में दुबके रहने से काम नहीं चलेगा। अच्छी तालीम हासिल करो, वही बदलते वक्त में काम आएगी। न जाने किस वक्त अम्मी ने यह कहा था, जो बीतते समय के साथ शब्द शब्द सही साबित होता गया। हमें अपनी बच्ची को तालीम दिलवाने के लिए बाहर भेजना चाहिए। स्कूल की पढ़ाई पूरी होने के बाद अम्मी ने ही हिम्मत करके अब्बू से कहा था, बाहर क्यों भेजना जब अपने वतन में एक से एक कॉलेज है। पलट कर आए सवाल के लिए उन्होंने तैयारी कर रखी थी। यहाँ आधी से ज्यादा बार तो कर्फ्यू ही लगा रहता है, फिर पढ़ाई मुकम्मल कैसे होगी। हमें अपनी बच्ची को किसी सियासी पार्टी का शिकार नहीं होने देना है, और साथ पढ़ने वालों की बातों में आकर पत्थरबाज बनने से भी रोकना होगा। बेवजह की बातों में पढ़कर ये अपनी जिंदगी बर्बाद न कर लें। बस अपनी तालीम पूरी करें, तब तक अशफाक मियाँ भी लौट आएंगे, फिर हम इनका निकाह पढ़वा देंगे। अम्मी की बात उन्हें पसंद आ गई थी। मर्द जात कितनी अजीब होती है। बीवी की किसी बात को उन्होंने कभी पसंद नहीं किया, फिर सुनने या मानने का तो सवाल ही नहीं होता था। पर औलाद की बात आई तो उसी औरत की बात सुन भी ली और मान भी ली। वह अपने आप से कह रही थी, कहाँ भेजने की सोच रही है जीनत को। अब्बू ने मना करने की बजाय जब यह सवाल किया था, मैं तो खुश हो गई थी, मगर अम्मी इसके बाद की बातों का रुख भाप गई थी। दिल्ली भेजना चाहिए। दिल्ली ही क्यों, कोई खास वजह है? अब्बू ने पलटकर पूछा था। उनकी बातें गंभीर होती जा रही थीं। वो उम्र ऐसी थी जिसमें कुछ नया करने या घर से दूर जाकर अकेले रहने पर डर और फिक्र के मुकाबले रोमांच अधिक था। उस दिन मेरे लिए वहां बैठकर उनकी बातों का हिस्सा बनना मुश्किल से ज्यादा बोरियत भरा था। याद करते हुए उसके होठों पर तिरछे सी मुस्कान आ गई। वैसे सच तो यह था कि उस बोरियत से बचने के लिए जब अम्मी अब्बू उसके भविष्य की राह निर्धारित करने जा रहे थे, तब उनकी बातों से ध्यान हटाकर उसने खुद को नई जगह, बिल्कुल अकेले, आज़ादी के साथ रहने की कल्पना से जोड़ लिया था, जहाँ शायद थोड़ा बहुत डर था, मगर बहुत सारी आज़ादी भी तो मिलने वाली थी। थोड़ी घबराहट और असुरक्षा की भावना थी तो आत्मनिर्भर बनने के अनगिनत मौके भी उसका इंतजार कर रहे थे। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। आज ये वहाँ पढ़ाई करने जाएगी, उस दुनिया को देख समझ लेगी। कल अशफाक के साथ किसी बड़े शहर ही तो बसना है इसे तो आज से ही तैयारी करना अच्छा रहेगा। अब्बू भी शायद मन ही मन यही चाहते थे। देखते ही देखते दाखिले से लेकर रवानगी की सब तैयारियां पूरी हो गई थीं, और फिर वो दिन आ गया जब मैंने अकेले अपने दम पर नई दुनिया की ओर कदम बढ़ाए।
अम्मी उदास तो थीं, मगर रवानगी के वक्त उन्होंने जो कहा था मैं भुला नहीं सकी थी। इस बार उसकी हंसी गायब हो गई। क्या कोई माँ अपनी बेटी के लिए ऐसी खौफनाक दुआएं कर सकती है जैसी अम्मी ने मेरे लिए की थी? कितने सालों तक वह यही सोचती रही। बचपन की सीख और झिड़कियों से भी मैंने चुन चुन कर अपने लिए अम्मी की दी हुई सीख में से नफरतें ढूंढ ली थीं। उनकी कही कुछ बातों पर उनके पूरे वजूद को तौलने लगी थी। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो। जिस तरह घर में कैद रहकर मैंने अपनी ज़िंदगी बिता दी, तुम अपने साथ ऐसा मत होने देना। हर हाल में औरत को ही कीमत चुकानी होती है, यही होता आया है आज तक। इसलिए समझ लो कि अपने हिस्से की कीमत तुम्हें भी चुकानी ही होगी। अच्छा यही होगा कि तुम अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दो। अम्मी उसे समझा रही थी। कैसी तैयारी अम्मी? मैंने मासूमियत से पूछा था। मासूम ही तो थी उस वक्त। आखिर कॉलेज के पहले साल की बच्ची की उम्र ही कितनी होती है। हमारी बच्ची को चलते चलते क्या सिखा रही हैं बेगम? अब्बू ने मेरे कानों में उड़ेली जा रही उन बेवजह की सीख से बचा लिया था। बेवजह की सीख? हाँ, कम से कम उस दिन तो यही लगा था, जब तक समय से आगे दूर तक देखने समझने का नजरिया पैदा ना हो। समझाइश ऐसी ही लगती है। जो भी हो, उस दिन मिली ताजा ताजा सीख से उपजी नफरत के बाद अम्मी से बिछुड़ना बुरा नहीं लगा था। कुछ देर के लिए उसने अपनी आंखें बंद कर ली और होठ भी कसकर भींच लिए। कुछ ही देर में वह फिर से वैसे ही हो गई जैसी साधारण तौर पर दिखा करती है। कायम रहता वही है जो स्थायी हो। ओढ़ा हुआ चरित्र या रिश्तों के बीच पनपी गलत फहमियाँ आखिरकार खत्म हो ही जाती हैं। कीमत औरतों को ही चुकानी होती है। मैं अभी से तैयारी शुरू कर दूं। अम्मी के ये शब्द मेरे वजूद पर हावी होने लगे थे। अगर वो जानती हैं कि कीमत चुकानी होगी तो उस रास्ते मुझे भेज ही क्यों रही हैं? यही सोचती रही थी कितने वर्षों तक। कहाँ तो वो ये सोचकर मीठे सपने बुन रही थी कि अशफाक जब भारत लौटेगा, दिल्ली के हवाई अड्डे पर वह उसका स्वागत करने जाएगी। मगर अम्मी ने जो कहा वह चाह कर भी भुला नहीं सकी थी। अशफाक को लेकर उनकी बात फास के जैसे चुभ गई थी कलेजे में। क्यों कहा उन्होंने ऐसा? ऐसी क्या बात देख ली थी उन्होंने अपने होने वाले दामाद में? और अगर देख ली थी तो अपने तक क्यों रखी? अब्बू से कहती, रोक देती उस नामुराद निकाह को। आज वह हालात को दूर बैठकर देख रही है। तब यह कहना आसान लग रहा है, मगर उस दिन तो क्या। उसके बाद बरसों तक उसके लिए अम्मी वो प्यार और मोहब्बत से भरे दामन का नाम नहीं रही। उसे नफरत हो गई थी अपनी ही माँ से। जीनत कैसी है मेरी बच्ची? अब्बू से बात करने के बाद जब वे फ़ोन पर मीठी आवाज़ में बेहिसाब दुआएं लुटाती, उनकी मिश्री घुली आवाज़ उसे जहर बुझे तीर सी लगती। वह बिना जवाब दिए फ़ोन काट दिया करती थी। न जाने कितनी बार ऐसा हुआ। वो तो अब्बू अपनी बात बीच में रोककर ज़बरदस्ती अम्मी से बात करवाने लगे थे, नहीं तो दुआ सलाम भी छूट गया होता। अब जब कभी इस बारे में सोचती हूँ तब समझना आसान लगता है कि कसूर अकेले अम्मी का भी नहीं था। वो जितना कर सकती थी कर ही रही थी। ज़्यादा कसूर उसकी उम्र और नासमझी का था। निकाह की तारीख पक्की हो गई थी। दोनों ओर तैयारियां जोरों पर थीं। अशफाक लौटने वाले थे। मैं सुहागरात के बारे में सोचकर ही अजब सी खुमारी में डूब जाया करती थी। वो मोहब्बत भरे दिन थे। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। कितनी चाहत थी दोनों ओर से। हर समय एक दूसरे के साथ रहने का मन चाहता था दोनों को। अपना वतन अपना ही होता है। वादी का माहौल रास आने लगा था उन दिनों। अकेले अरब देश लौटने का मन नहीं था अशफाक का। कुछ दिन खुमारी में बीत गए थे, पर उससे ज़्यादा उसी हाल में बिताने की तस्वीर नहीं बन रही थी। पैसा कमाना ज़रूरी था। सोचते सोचते सिर भारी सा होने लगा। उसने अपने सिर के बोझ को कम करने के लिए सिर झटक दिया। इस पर भी बोझ जस का तस बना रहा। पश्मीना, हाँ मैं पश्मीने का काम शुरू करूँगा। इसी काम में अपना नाम बड़ा बनाऊंगा। अशफाक जितना हो सके जीनत के साथ रहना चाहता था। लगी लगाई नौकरी छोड़कर उसने नया काम करने का मन बना लिया। सोच लो, काम जमाने में वक्त लगेगा, सारी जवानी निकल जाएगी नाम बनाने में। उसकी बात सुनकर अशफाक हंसा था। कम से कम पूरी जवानी साथ तो गुजारेंगे। 25 साल तो हम पहले ही अलग अलग रहे, अब काम के लिए अलग हो जाएं तो फिर जिएंगे कब? उफ मेरे मौला, इतनी मोहब्बत! उन्हीं लम्हों में जीना और उन्हीं में मर जाना चाहिए था। कभी मैं किसी के लिए कितनी खास थी, यह सोचते हुए
उसके मुर्दाना से चेहरे पर रौनक आ गई। ये ऊपर वाला भी न क्या क्या रंग दिखाता है। उसने गहरी सांस ली। अपने वतन की बात ही कुछ और होती है। वहाँ का तो पानी भी मीठा लगता है। यही कहवा वहाँ के पानी में घुलकर जन्नत जैसा स्वाद देता था, और यहाँ उसके माथे पर बल पड़ गए। यहाँ तो बस हुड़क मिटाने के लिए पी लेती हूँ। वैसे उस स्वाद को ढूंढने अब जाना भी कहाँ होता है। स्वाद तो सारे जैसे मिठी गए हैं जिंदगी से। अब तो डाइटिंग ही बची हुई है, या कुछ बचा है तो नॉस्टैल्जिया। उसने लैपटॉप बंद कर दिया। लो, अब हो गई छुट्टी। ना कालीन और पश्मीना शॉल दिखाई देंगे और ना ही वो सब याद आएगा। उसने खुद को सबसे दूर करने के लिए यादों के तहखाने पर कुंडी लगाकर ताला जड़ दिया। वह खिड़की से बाहर देखने लगी। बड़े से पेड़ की शाखाएं दिख रही थी। हवा से पत्ते हिल रहे थे। शायद परिंदे भी चचहा रहे हों, मगर शीशे लगी खिड़की के पार से उनकी आवाजें पहुंच नहीं रही थीं। कुछ देर यूं ही बेमकसद पत्तों को हवा की ताल पर थिरकते हुए देखती रही। वह यादों के तहखाने पर लगाए ताले की चाबी निकालना भूल गई थी। न जाने कब फिर वह उसी दुनिया में दाखिल हो गई जिससे अक्सर छुटकारा पाने की कोशिशें किया करती है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि फिर हालात ने करवट ली। टूरिस्ट आ रहे थे। सारे हाउस बोट और होटल भरे हुए थे सैलानियों से। घूमने और खरीदारी में सैलानी खूब पैसा खर्च कर रहे थे। वादी में सबका काम अच्छा चल रहा था कि न जाने किसकी नज़र लग गई धरती की जन्नत को। हालात बदलने लगे। हर एक बंदे को शक की नज़र से देखा जाने लगा था। और फिर चिनार की खूबसूरती से रोशन रहने वाली और केसर की उम्दा फसल देने के लिए मशहूर धरती अचानक खूनी वादियों में तब्दील हो गई। कर्फ्यू लगा दिया गया। घरों में बंद जिंदगी के बीच उस दिन जीनत को दर्द उठा। अस्पताल जाने की इजाज़त मांगते भी तो किससे। दरवाजे खिड़की तक खोलने की मनाही थी। ज़रूरत के लिए बाहर निकलने वाले गोलियों के शिकार हो रहे थे। अशफाक के अब्बू जब सहन नहीं कर सके बहू का तड़पना, तो दरवाज़ा खोलकर मदद मांगने दौड़े थे। बाहर से फायर की आवाज़ आई थी। बस उसके बाद सन्नाटा। अब्बू की लाश घर से थोड़ी सी दूरी पर पड़ी थी, लावारिसों की तरह। एक और घर के भीतर खानदान का नया चिराग पैदा होने को था। दूसरी ओर घर से कुछ कदम की दूरी पर घर के मुखिया का ठंडा पड़ चुका जिस्म बड़ा था। ठंड से बचने के लिए मोटे फिरन में हाथ छुपाए जब वे सुरक्षा बलों की ओर दौड़े, उन्हें आतंकवादी समझ लिया गया और एक बार रुकने को आगाह किया था। वे मदद ले आने की उम्मीद में बिना रुके उसी ओर दौड़ते रहे। बस गोलियां चलने की आवाज आई थी। माहिर हाथों से चले तो गोली एक ही बहुत होती है। बंदूक से निकली गोली किसी का जात धर्म नहीं पूछती और ना कोई भेदभाव करती है। फिर चाहे वह किसी दहशतगर्द के लिए चले या किसी मासूम के लिए। गोली सही जगह लगी और पलक झपकते ही उसने अपना काम कर दिखाया। बच्चा टेढ़ा होकर फंस गया था। माँ और बच्चे की जान पर बनाई थी। घर की औरतों ने मिलकर किसी तरह डिलीवरी करवाई। उनकी पहली औलाद जिस हाल में दुनिया में आई, नई जन्मी बच्ची और जीनत ने जो भुगता। अशफाक का जन्नत में रहने का सपना कांच के महल सा चूर चूर हो गया। किरचें इतनी महीन थी कि उन्हें सहेजना जोड़ना मुमकिन नहीं था। हम यहाँ नहीं रहेंगे, अशफाक ने ऐलान कर दिया। कहाँ जाएंगे हम? वह हैरान थी। मैं तो पहले भी कहीं और ही जाने वाला था। कहाँ जाने वाले थे? उसने हैरानी से पूछा। बार बार पूछने पर भी अशफाक ने जवाब नहीं दिया। उन दिनों उसके चेहरे पर अजब खून सा सवार रहता था। मैं तो कहीं और ही जाता, मगर अब कुछ देर बेटी को देखते रहने के बाद उसने निर्णय बदल दिया। वहीं जहाँ से अपना सामान विदेशों को भेजते हैं, यहाँ का काम वहाँ बैठे बैठे संभाल लूँगा। यहाँ आना जाना कर लेंगे, पर यहाँ से निकलेंगे तो बिजनेस फैलाने में आसानी होगी। दिल्ली वो शहर है कि अगर तबीयत से काम करो तो मिट्टी भी सोना बन जाती है। उसे अशफाक की किसी बात से ऐतराज नहीं था। वह सही मायनों में जुआ खेलने की उम्र थी। दोनों नन्ही सी बच्ची को कलेजे से लगाए, जिंदगी को गठरियों में बांधकर अपनी किस्मत आजमाने उस शहर आ गए थे जो सदियों से बेहिसाब लोगों को अपने तिलिस्म में बांधता आया है। दिल्ली का मिजाज ही ऐसा है कि जिसने एक बार यहाँ कदम रखा वो कभी लौटकर अपने घर नहीं गया। अगर कहीं गया तो तरक्की की उड़ान भरकर परदेश चला गया। प्रवासी से परदेसी होना उसे कबूल हुआ, मगर लौटना गवारा न हुआ। दिल्ली के लिए बस एक ही रास्ता है, वो कहते हैं ना, वन वे रूट। यहाँ यू टर्न या घर वापसी जैसा कोई रास्ता नहीं है। वे उम्मीदों की टोकरी लिए उस धरती पर आ गए थे जहाँ के गर्मी सर्दी जैसी ही तासीर यहाँ के इंसानों की है।
या तो बहुत प्यार मोहब्बत से मिलते हैं यहाँ के लोग, या जिस्म झुलसाने वाली गर्मी के जैसे। बीच का कोई रास्ता नहीं है। अपनी सोच को पुख्ता करने के लिए उसके पास बहुत सारे वाक़े मौजूद थे। जो भी हो, महानगरों की किस्मत में वफा नहीं आती। हर आदमी यहाँ पैसे कमाने आता है और पूरे के पूरे महानगर को खरीदार की नज़र से तौलता है। लगातार इसी किस्म की सोच का सामना करते करते महानगर भी इसी रास्ते पर दूर तक आगे बढ़ता जाता है। उसने गहरी सांस ली। आज न जाने क्या हो गया है उसे। यादों की गलियों से वह जितना बाहर निकलना चाहती है, उतने ही उसके कदम उन गलियों में और अंदर बढ़ते जा रहे हैं। वह यादों के दलदल में धंसती जा रही थी। काम ठीक ठाक चल निकला था। अशफाक खूब मेहनत कर रहा था। पीछे घर में अब्बू से बातचीत हो जाया करती थी, पर उसने अम्मी से बोलचाल बंद कर दी थी। उसने अम्मी को माफ़ नहीं किया था, कर ही नहीं सकती थी। उनके कसूर बढ़ते जा रहे थे। वह अपनी ज़मीन पर अपने लोगों के बीच रह रही थी। उन्होंने अकेलापन नहीं जिया था। पराई धरती पर जाकर अजनबियों के बीच पहचान बनाने की जंग में हारने, थक कर चूर हो जाने को कहाँ जानती थी वो। ऊपर से जब कभी यहाँ के माहौल से थक कर कुछ दिनों के लिए घर लौटना चाहा, अम्मी को हमारे वहाँ जाने से न जाने क्या परेशानी थी। इस बार उन्होंने अशफाक को समझा दिया था, जहाँ आधी से ज़्यादा बार कर्फ्यू लगा रहता है, वहाँ रहकर हम क्या कमाएंगे और कैसे अपनी बच्ची को पढ़ाएंगे। उनका मानना था कि हालात जल्दी ठीक होते नहीं लग रहे, हमें कोई इंतज़ाम करना चाहिए। और अशफाक ने इंतज़ाम कर लिया। इंतज़ाम के बारे में सोचते हुए उसके माथे पर बल पड़ गए। पहाड़ के लोगों के लिए मैदानी इलाकों की गर्मी सहन करने लायक नहीं होती। शरीर का धुआं हो जाया करता था। आज भी कमोबेश वही हाल है। वह बड़बड़ाई, ये कारोबार शुरू न किया होता तो मुश्किल हो जाती। यही रोटी दे रहा है और नाम भी। जितनी पहचान है सब इसी से है। वह अब अक्सर शुक्रगुजार रहती उसे एक लम्हे के लिए, जब उसने यहाँ आने की हामी भरी थी। कितना पसीना बहाया था दोनों ने कारोबार जमाने में। अब्बू की पहचान के लोगों ने थोड़ी बहुत मदद की थी, अगर बाकी का सफ़र उन्हें खुद पूरा करना था। उसे संघर्ष वाले दिन याद आ गए। सुबह की भाग दौड़ के बीच से दोने वाले खाकर घर से निकला अशफाक। दिन भर की दौड़ भाग के बाद शाम ढले थकान से चूर एकदम बेदम सा लौटता, जबकि दिन भर अकेली वह बिना किसी मदद के अपने दम पर घर और अपनी बच्ची संभालने के साथ कश्मीर से आए सामान को अलग अलग करके सब पर कीमत के टैग लगाती, अलग अलग जगह भेजने के हिसाब से सामान की गड्डियां बनाती। पढ़ाई के दौरान वह जिस शहर में रही थी, वहाँ के लोगों की पसंद कुछ कुछ समझती थी। यह अनुभव उसके काम आया। दिल्ली वालों के मिजाज का सामान अलग और बाहर भेजने का सामान अलग करते करते थक कर टूट जाया करती थी। उन दिनों की शामें थकान से बेदम और सुबहें लिस्ट के हिसाब से सामान का सैंपल दिखाने, माल भेजने की जद्दोजहद में बीत रही थी। उसने आंखें खोली, आसपास नज़र दौड़ाई। वह अपने घर में ही थी। खुद से कहना चाहती थी कि वो दिन बीत गए हैं पगली, अब तो तुम्हारा नाम है, अपनी पहचान है, मगर ऐसा कह नहीं सकी। वो अलग तरह की मशक्क़त वाले दिन थे और आज के संघर्ष, उफ। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वह जानती है कि उन दिनों उस वक्त के हालात उसे कठिन लगते थे और आज उसे अपना वर्तमान जीवन जटिल लग रहा है। उसे मालूम है कि बीते दिनों जो कठिनाइयाँ उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही थी, आज बहुत पीछे छूट गई हैं। वही हाल आज की पेचीदगियों का होने वाला है। हालात एक जैसे कभी नहीं रहते। बदलते वक्त के साथ हालात भी बदल जाएंगे, मगर तब तक रटा रटाया सामान लेने में लोग मोल भाव बहुत करते हैं। कंपटीशन इतना है कि कीमत निकालना मुश्किल होता जा रहा है। अशफाक हर बार इसी तरह की शिकायत करता, कुछ नया बनवाना चाहिए। पश्मीना तो पश्मीना है, इसमें नया क्या बनाओगी? उसकी बात सुनकर अशफाक ने जो सवाल किया उस वक्त तक वह जायज़ भी था। मसलन मैं डिज़ाइनर शॉल बनवा कर देखूं, शायद बात बन जाए। सूखी नदी में जैसे कहीं से बरसात का पानी आ गया था। ऐसा लग रहा था जैसे पहाड़ों में बेहिसाब पानी बरसा है, जो मैदानी नदी को पानी से लबालब किए जा रहा है। पहले पहल उसने पश्मीना स्टॉल पर महंगी पारदर्शी लेस लगवाने से शुरुआत की थी। दिल्ली के अमीर तबके में अलग अलग तरह की लेस से सजे स्टॉल हाथों हाथ बिक गए। उसका हौसला बढ़ा। इससे आगे बढ़कर उसने शॉल पर भी ऐसा ही कुछ शुरू किया था। एक्सपोर्ट करने की नौबत ही नहीं आई। जितना माल तैयार करवाती सब अगले ही एग्जीबिशन में ख़त्म। अब उसे कुछ नया करना था और उसने किया भी। दोनों ने मिलकर जो सपने देखे थे अब साकार होते हुए लग रहे थे। उसने उम्दा किस्म की मखमल पर पंजाब से तिल्ले के काम के बॉर्डर बनवाए।
और उन्हें पश्मीना शॉल पर लगवाया। दो खूबसूरत चीजें एक दूसरे के साथ मिलकर जैसे मुंह से बोल पड़ी थीं। बेजान कपड़े बातें करने लगे। उसने मार्केटिंग पर भी खास ध्यान दिया था। पंजाब की कशीदाकारी को कश्मीर के कारीगरों की मेहनत से मिलाकर नया नाम दे दिया था। उसने धागों और मखमल को अलग अलग राज्यों से मंगवाने का बारीक विवरण भी हर शॉल पर कीमत के टैग पर लिखवा दिया था। एग्जीबिशन में भी वह अपने ग्राहकों को शॉल से जुड़ी महीन से महीन जानकारी देती। इस तरह भारत के बड़े हिस्से के कारीगरों को आपस में जोड़ देने से उनका एक एक शॉल देश और परदेश में मुंह मांगी कीमत पर बिकने लगा था। साउथ दिल्ली के अमीरों में उठना बैठना हो गया था। सब कुछ कमाल का चल रहा था। उसके चेहरे पर एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट आकर बैठ गई। इस पल में उसके चेहरे से संघर्ष के निशान गायब हो गए थे। अम्मी और अब्बू जी भरकर दुआएं देते थे। बच्चों की कामयाबी से जो खुशी उन्हें मिल रही थी, उसके साथ हमवतन लोगों को अपनी धरती पर रहकर आतंकवाद से दूर रखने में बेटी और दामाद जो काम कर रहे थे, उससे दोनों का कलेजा खुशी से लबालब भर गया था। मेरी बच्ची, तुमने अपने लोगों को रोजगार दिया है। तुम्हारी वजह से 20 घरों में चूल्हा जलता है। कितनी दुआएं रोज तुम्हें मिलती हैं, अब्बू अक्सर कहते। अम्मी से बातचीत इस तरह हो जाया करती थी कि उन्होंने उसके भेजे डिज़ाइन देखकर अलग अलग रंग की मखमल और लेस लगवाने का सारा जिम्मा अपने ऊपर ले लिया था। माँ बेटी के बीच एक पुल तो बन गया था, मगर उस पुल के नीचे की गहरी खाई अब भी मौजूद थी। उसके मुंह का स्वाद कसैला सा हो गया। मेरी बच्ची, जो मैंने किया वो सोच समझ कर किया था। जब जब वह इस तरह की बात शुरू करती, जीनत फोन काट देती। मन तो उसका आज भी अपनी धरती पर लौटने को करता था, मगर हर बार अम्मी की एक और ना उसका मन तोड़ देती। इस बार की गर्मियों में हम कुछ दिनों के लिए अपने घर जाएंगे। हर बार की तरह इस बार भी उसने अशफाक से घर की याद में तड़पते हुए कहा। मैं तो आज चल पड़ूं, पर तुम्हारी अम्मी हमें वहां देखना ही नहीं चाहती, अशफाक ने चिढ़कर कहा था। वह भी यहाँ की जिस्म जलाती गर्मियों से दूर कुछ दिन छुट्टियां बिताने के लिए वादी में जाना चाहता था, मगर अब उसका वहाँ कोई नहीं था। जाना था तो जीनत के परिवार की रजामंदी ज़रूरी थी। यही बात उसे अक्सर गुस्सा दिलवा देती थी। कई बार ऐसा भी हुआ कि अकेले अशफाक ने बिजनेस के सिलसिले में जाने का फैसला किया, मगर अम्मी के सामने उसे हथियार टेकने पड़े। असल में यहीं से उसके मन में अम्मी के लिए चिड़चिड़ाहट शुरू हुई थी। एक दो बार ऐसा भी हुआ था कि दोनों ने साथ जाने का कार्यक्रम बनाया और ऐन रवानगी वाले दिन समाचारों ने वादी में कर्फ्यू की खबर दी। 2-4 बार तो अम्मी ने हालात बेकाबू हैं कहकर उनका जाना रुकवा दिया था। 10 साल हो गए हैं ना हमें आए, ना आपका मिलने को मन हुआ। आपका हमसे मिलने का मन नहीं होता तो ना सही, पर हम आ रहे हैं, उसने पहले ही कह दिया था। इस बार जो मर्जी हो जाए, कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती, मैं आ रहा हूँ। अशफाक को किसी से बात करता सुन जीनत को अच्छा लगा था। कहने को परिवार में अपना तो कोई नहीं था उसका, पर दूर पास के कई लोग थे। जीनत, आप खुद जा रही हैं तो कुछ बहुत खास ही बनवाया होगा, जिसे देख परख कर लाएंगी। हर बार की तरह इस बार भी उसके नए डिज़ाइन का इंतज़ार हो रहा था। वह भी तो कुछ खास ही करने वाली थी। हवाई जहाज से बाहर निकलते हुए ही उसे अपनी मिट्टी की खुशबू हवाओं में लिपटी हुई मिली। उसका रोम रोम थिरकने लगा था। अपनी मिट्टी, अपने लोग। अम्मी ने इतने बरसों बाद बेटी के घर आने की तैयारी कुछ खास डिजाइन के साथ कर रखी थी। कहवा का कप उसने टेबल पर रखी ट्रे में रख दिया। दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, मगर जिस तेज रफ्तार घूमते पहिए में वह चक्कर घिन्नी से घूम रही है। 3 वर्षों से उस पहेली से बाहर नहीं आ सकी, इसलिए हर बार यहाँ तक पहुंचकर वह और उसकी सोच बेबस हो जाती है। वह वापस लौट आई थी उस जमीन पर जिसने उसे रोटी के साथ नाम और शोहरत भी दी थी, और इस बार साथ में लाई थी अपना नया स्टॉक। कश्मीरी कढ़ाई वाली सुंदर साड़ियाँ, जिन पर उसने अलग से भी काम करवाया था। खूबसूरत रंग और कढ़ाई वाली साड़ियों ने एक बार फिर लोगों को उसका मुरीद बना दिया। सब अच्छा चल रहा था। इस परदेसी शहर में हाड़ तोड़ मेहनत और ईमानदारी के काम ने उन्हें अपनी पहचान दी, और इस बार से घर वापसी के रास्ते भी खुल गए थे। बेटी स्कूल जाने लगी थी, इसलिए उसका आना जाना कम ही होता था, मगर अशफाक के चक्कर लगने लगे थे। उसकी पहचान का दायरा वहाँ भी फल फूल रहा था। नए नए नंबरों से उसे फ़ोन आने लगे थे। नंबर सभी तरह के थे, जिनमें देसी भी थे और परदेसी भी। कभी कभी उसकी बात खूब लंबी चलती और कभी शुरू होते ही खत्म हो जाया करती थी। उसने अपना सिर कुर्सी के सिराहने पर टिका दिया, जैसे सारी परेशानियां उस बेजान लकड़ी पर उड़ेल देना चाहती थी। कुछ देर यूं ही पड़ी रहने के बाद
साइलेंट मोड पर पड़े मोबाइल फ़ोन को उठाकर देखा। अम्मी की मिस्ड कॉल थी। कश्मीरी कारीगर की और एक पंजाब वाले कारीगर का फ़ोन भी आया हुआ था। एक्सपोर्ट का काम संभालने वाले बंदे के कई फ़ोन थे। इतने सारे फ़ोन के जवाब में उसने सिर्फ एक फ़ोन किया। आदाब अम्मी। अम्मी ने अशफाक की दिल्ली से रवानगी से पहले कहा था, कर्फ्यू जैसे हालात हो रहे हैं, इस वक्त उसे कश्मीर जाने का फैसला टाल देना चाहिए। अशफाक ने अम्मी का फ़ोन रखते ही अपने किसी पहचान वाले नंबर पर फ़ोन किया। बात खत्म करके उसने जीनत को गले लगाकर और बेटी के माथे को चूमकर विदा लेते हुए कहा था, सब ठीक है, तुम्हारी अम्मी को या तो बेवजह फिक्रमंद रहने की आदत हो गई है या वो मुझे वहाँ देखना नहीं चाहती। उसकी आवाज़ में खींच थी। जी अम्मी। खामोशी को तोड़ने के लिए जीनत ने दोबारा कहा, मुझे माफ़ कर देना मेरी बच्ची, आज 3 साल बाद खबर आई है। इतना कहकर अम्मी खामोश हो गईं। अब क्या खबर है अम्मी? कुछ लोग जिंदगी भर अपने उसूल नहीं बना पाते, उन्हें अच्छे बुरे का फ़र्क समझ नहीं आता। सुख और चैन की ज़िंदगी उन्हें रास नहीं आती। अब कहना क्या चाह रही हैं? मुझे हमेशा उसकी सोहबत पर शक रहता था। जब तुम्हारे निगाह का फ़ैसला किया गया, मैंने समझाने की कोशिश की थी, मगर जॉइंट फैमिली में घर की बहू की कौन सुनता। वैसे भी तुम्हारे अब्बू के सामने कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं होती। किसी तरह तुम्हें दिल्ली पढ़ाई के लिए भिजवा सकी थी। यहाँ उसकी दोस्ती जिस तरह के लोगों से थी, उनसे दूर रहने के लिए उसे अरब भेजा गया था। सुना था कि वहाँ भी उसकी सोहबत ठीक नहीं थी, मगर जब निकाह के बाद तुम दिल्ली चले गए, कुछ सुकून मिला था। लगता था कि अपने यारों को भूल जाएगा। जब जब उसने यहाँ आना चाहा, मैंने बताया कि कर्फ्यू लगा है। कभी सच तो कभी झूठ बोला। उस दिन झूठ ही बोला था। अम्मी इतना कहकर खामोश हो गई। अब नई बात क्या हुई है इसमें? आज तक हम यही अंदाज लगा रहे थे कि वो मासूम ज़रूर किसी फौजी एनकाउंटर का शिकार हो गया होगा। अम्मी पहेलियाँ बुझाना बंद करें और ये बताएं कि क्या हुआ। पिछले 3 सालों से जीनत भी इंतज़ार करके थक चुकी थी। उसने मेरी बात नहीं मानी। पहली बार मुझसे बदजुबानी की। उसने नज़रों का, सलीके का और अदब का कर्फ्यू तोड़ा। खबर पक्की है कि वो गुमशुदा नहीं हुआ था और ना ही उसका कोई एनकाउंटर हुआ, बल्कि वो खुद ही सरहद पार। दोनों ओर खामोशी छा गई, मौत जैसी खतरनाक और कर्फ्यूमयी खामोशी। इस बार सच्चाई के रोड़ी बजरी से माँ बेटी के बीच की खाई भर गई। जीनत, तुम अकेली वहाँ क्यों रहोगी? अब लौटा मेरी बच्ची, अपनी मिट्टी में आ जा। आंसुओं की भाप के बीच आखिर माँ ने बेटी को उसकी मुरादों की ज़मीन पर वापस आने की इजाज़त दे दी है। नहीं अम्मी, अब वापसी मुमकिन नहीं। सोच लो जीनत, हो सकता है कि कल वो तुमको मोहरा बनाने की कोशिश करे। दहशत गर्दों की पहली पसंद दिल्ली ही होती है। माँ ने बेटी को आगाह किया। वह अपने और अपनी बच्ची के भविष्य के बारे में सोच रही थी। और फिर उसके बाहर जाने की खबर हमसे पहले सरकार को लग गई होगी। तुम पर भी नज़र रखी जाएगी। उस परदेश में अकेली कैसे रहोगी तुम? माँ का कलेजा बुराई की तस्वीर बना बना कर डर रहा था। अम्मी, अब यही मेरा वतन है और जिनसे तुम डरने की बात कह रही हो, उनसे डरने की ज़रूरत मुझे नहीं है। असल में जब हमें ये खबर मिली है, जब तक मैं पहले ही सुरक्षा एजेंसियों की नज़रों में आ चुकी हूँ। ये लोग मेरी हिफाजत करेंगे। डरना तो उसे है जो अब मुझसे जुड़ने की कोशिश करेगा। जीनत ने फ़ोन रख दिया। कुछ देर चुपचाप कुर्सी पर बेमकसद सी बैठी रहने के बाद उसने मोबाइल उठाकर फिर से वही नंबर डायल किया। अम्मी, इतने सालों तक आप मुझसे माफ़ी मांगती रहीं। असल में माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए। आपको समझने में जो गलती मैंने की, उसके लिए और तमाम बेअदबी के लिए आप मुझे माफ़ कर दीजिए। इतने लंबे समय तक आपको ना समझने के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। दूसरी ओर से जो कहा गया होगा उसे सुनकर जीनत के माथे पर उभर आई लकीरों की गहराई कुछ कम सी लगी। उसने फ़ोन रख दिया। इस बार दोनों ओर से कर्फ्यू हट गया था। अभी आप सुन रहे थे वंदना यादव जी की लिखी कहानी कर्फ्यू।